उसने कार की कीमत बताया, जो लगभग 4 करोड़ 25 लाख था। वहीं उसकी कीमत सुनकर सुहानी और किंजल फिर से बेहोश होने वाले थे। सुहानी अपने भाई से कहना चाहती थी कि ये कार बहुत महंगा है, उनमें से उसे ही कार की जरूरत है, इसलिए उसका भाई कार ले जाए। उसके लिए कार लेने की जरूरत नहीं है। अगर वह नहीं लेगी तो उसके भाई का 1 करोड़ 80 लाख बच जाएगा। अगर कभी जाना हुआ तो वह अपने भाई से कहकर उसकी कार में चली जाएगी। वो तो अपने भाई को पैसा बचाने के लिए ही कहना चाहती थी। पर अगर इस वक्त कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वह सेल्समैन, जिसे आज दो दो महंगी कार सेल करने के लिए बहुत बड़ा कमीशन मिलने वाला था। करण, सेल्समैन और किंजल सुहानी वहां से सीधा पेमेंट करने के लिए जाने वाले थे। अचानक उनके सामने दो लोग आ गए। ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि प्रिया और जितेन थे। कल प्रिया को बहुत बेइज्जत होना पड़ा था, इसीलिए वह जितेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। पर आज उसे उसकी दोस्तों ने समझाया। हो सकता है कि करण जिस कार को ड्राइव कर रहा था वो उसका खुद का ना हो, बल्कि किसी और का हो। करण किसी का ड्राइवर बन चुका हो और जो सभी ड्रेस उसने अपनी बहन के लिए खरीदा था, लाखों का बिल, वह सब हो सकता है बस किस्मत हो। उनमें से कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि करण जैसा फटीचर गैलेक्सी की 50% शेयर होल्डर हो सकता है। जितेन आज एक नया कार खरीदने वाला था, इसलिए वह दोनों यहां आए थे। प्रिया भी भूल चुकी थी कि उसे करण का पीछा करना था, और इस वक्त यहाँ करण को देखकर वो थोड़ा सा घबरा गई। वो जब तक करण को वापस अपना नहीं बना लेती, तब तक जितेन से चिपकी रहना चाहती थी। पर अभी तो करण ने उसे देख लिया था। जितेन के साथ उसे क्या करना चाहिए? कल ही तो उसने बेशर्मी से करण के सामने कहा था कि वह जितेन के साथ नहीं है। अब वो हमेशा करण के साथ रहेगी। क्या अब करण उसे जितेन के साथ फिर से देखकर गलत नहीं समझेगा? पर इस वक्त करण तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। किंजल धीरे से बोली, काली बिल्ली जब भी सामने आती है कुछ ना कुछ गलत होता है। उसने ये बात प्रिया के लिए कहा था, और प्रिया को भी ये बात अच्छी तरह से समझ आ रही थी। वहीं जितेन अपनी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वह गुस्से से बोला, तुम किंजल रॉय हो ना? क्या तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें बाहर दुश्मन बनाने की इजाजत दे रहे हैं? करण ने उन दोनों को बिना भाव के देखा और बोला, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम किंजल की फैमिली की दुश्मन बनना चाहते हो? उसके होंठों पर एक हल्की चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। फिर वो बोला, वैसे क्या तुम दुश्मन बनने के लायक भी हो? करण की बात सुनकर जितेन को गुस्सा आ रहा था, पर वो और कुछ कहता। प्रिया ने उसे रोक दिया और बोली, भले ही मैं और कर्ण अब साथ नहीं है, फिर भी हमें दुश्मन बनने की कोई जरूरत नहीं है ना। प्रिया बस चाहती थी कि करण सोचे कि वो उसके बारे में गलत नहीं सोचती है, ना ही झगड़ा करना चाहती है। वह इस वक्त करण पर अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहती थी। वरना करण एक दूसरे के साथ थे तो अभी इतनी जल्दी तो करण उसे नहीं भूला होगा ना। वह कुछ और कहती, उससे पहले ही वहां शोरूम का मैनेजर आ गया। सेल्समैन ने उसे वहां पर बुला लिया था। वो जल्दी से करण के पास जाकर बोला, हेलो सर, मैं इस शोरूम का मैनेजर सुकांत। करण ने बस सिर हिलाया तो मैनेजर ने तारीफ के साथ सेल्समैन को देखा और बोला, चलिए सर, आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। करण ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से कार खरीदने के लिए पेमेंट करने और फॉर्मेलिटी पूरी करने चला गया। सुहानी और किंजल भी उसके साथ ही चली गई थी। प्रिया पूछना चाहती थी कि करण ने कौन सी कार खरीदी है, पर इस वक्त तीनों में से कोई यहां नहीं था। तभी उसकी नजर सेल्समैन पर पड़ी, जो पहले करण और बाकी दोनों के साथ खड़ा था। वो जल्दी से उसके सामने चली गई और पूछा, वैसे मेरे दोस्त ने कैसी कार खरीदा है? सेल्समैन ने उन दोनों को देखा। उसे पता नहीं था कि उनके बीच कोई झगड़ा है, क्योंकि जब वह बात कर रहे थे तब वह मैनेजर को बुलाने के लिए फोन पर मैसेज कर रहा था। इसीलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर भी उसने देखा था कि उनके बीच अच्छा रिश्ता तो नहीं था। फिर भी उसने बता दिया, वैसे भी जब वह खरीद कर ले जाएंगे तब सबको पता चल ही जाएगा ना। इसलिए वो बोला, मिस्टर करण ने अपनी बहन के लिए BMW 7 सीरीज खरीदी जिसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख है, और एक रेंज रोवर एसपी जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 25 लाख है। अभी उन्होंने दो कार खरीदी है। इतना कहकर वह प्रिया और जितेन दोनों को सदमे में छोड़कर वहां से चला गया। प्रिया, जो अभी अभी 50 लाख देकर जितेन के BMW X1 खरीदने की खुशी में डूबी हुई थी, क्योंकि वह भी इस कार में घूम सकती थी। पर जब उसने सुना कि करण ने दो दो इतनी महंगी कार खरीदी है जिसकी टोटल कीमत इतनी ज्यादा है, दोनों कार की कीमत को मिलाकर लगभग 6 करोड़,
इस दिल्ली में 6 करोड़ में एक छोटा सा विला भी खरीदा जा सकता है। अब तो प्रिया को जितेन की 50 लाख की कार कबाड़ की तरह लग रही थी। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। अगर वह इस वक्त करण के साथ होती तो क्या हुआ, इतनी महंगी कार में नहीं घूम रही होती। वहीं जितेन का चेहरा इस वक्त बहुत ज्यादा खराब था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करण के पास इतना पैसा क्यों है। उसे तो लगा था राठी फैमिली से निकल जाने के बाद वह लड़का कहीं पर जाकर या तो पार्ट टाइम जॉब करेगा या फिर भीख मांगेगा। वहीं मैनेजर की ऑफिस में करण ने दोनों कार के लिए एक साथ पेमेंट कर दिया, जिस वजह से मैनेजर पूरी तरह से हैरान था। यहाँ पर बहुत लोग कार खरीदने आते थे, पर बहुत से लोग इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके पैसा देते थे। पर करण ने दोनों कार के लिए पूरे 6 करोड़ कीमत यूं ही दे दिया था। इससे ही पता चलता था कि करण कितनी ज्यादा अमीर है। उसने करण के साथ हाथ मिलाया और पूछा, तो मिस्टर राठी, क्या आप कार को अभी ड्राइव करके ले जाएंगे या फिर हम खुद ही कार आपके घर पहुंचा दें? उसने अभी अभी फॉर्मेलिटी पूरी करते वक्त करण का नाम देखा, करण राठी। उसने बहुत याद किया, पर उसे कोई करण राठी नाम से इतनी अमीर फैमिली नहीं मिली। हाँ, उसे याद था कि राठी फैमिली भी अमीर है, पर इतनी भी अमीर नहीं है कि इतने पैसे देकर कार खरीद सके। अगर वह लोग खरीदेंगे तो भी बस 1 से 2 करोड़ देकर ही खरीद सकते थे। फिर भी मैनेजर इस वक्त करण को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था। करण बोला, नहीं, इसे मेरे विला में पहुंच दो, मैं अपनी कार ड्राइव करूंगा। मैनेजर ने हाँ बोला। फिर तीनों को छोड़ने खुद ही बाहर चला गया ताकि करण पर उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े। वहीं प्रिया और जितिन दूसरी तरफ खड़े थे, पर वह करण के पास नहीं जा पाए, क्योंकि बाहर जाते हुए मैनेजर ने सिक्योरिटी को बुला लिया था। वह नहीं चाहता था कि उनके शोरूम में मिस्टर करण को कोई दिक्कत हो। जब मैनेजर ने करण की बुगाटी ला वॉइस्योर को देखा तो वो हैरान हो गया और मन में बोला, तो मिस्टर करण के पास इतनी महंगी कार है, जो बुगाटी की सबसे महंगी कार है, इसलिए कोई शक नहीं क्यों वह दोनों कार के पैसे आराम से दे सके। भला जिसके पास 132 करोड़ की कार हो, वह 6 करोड़ से क्यों डरेगा। मैनेजर ने कुछ देर में ही उनकी दोनों कार को विला पहुंचाने का वादा किया। फिर करण की कार को जाते हुए देखता रहा। वह जल्दी से अंदर गया और उस सेल्समैन, जिसने करण को कार दिखाई थी, उसे बोला, तुमने इतने बड़े ग्राहक को हमारे शोरूम से गाड़ी ले जाने के लिए दिखाया। तुम्हें इस बार एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना। मैनेजर की बात सुनकर सेल्समैन बहुत ज्यादा खुश हो गया और थैंक यू बोला। वहीं प्रिया सब कुछ दूर से जलन से देख रही थी। काश वह थोड़ा रुक जाती तो आज उसके पास भी इतनी महंगी कार होती। उसे शॉपिंग करने के लिए जितना भी पैसा चाहिए करण जरूर दे देता। वहीं आधे घंटे बाद करण की कार विला के सामने रुकी तो देखा, बाहर एक कार खड़ी थी और बाहर दो लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और विला की तरफ घूर रहे थे। करण की आंखें तुरंत सर्द हो गईं, क्योंकि ये लोग कोई और नहीं, राठी फैमिली के लोग थे। भरत राठी और शरद राठी दोनों वहां पर मौजूद थे। इस वक्त वह बेचैनी से वहां पर शायद इंतजार कर रहे थे। करण की कार को देखते ही गार्ड ने उसकी कार को पहचान लिया। सोसाइटी विला के लिए गार्ड रखती थी। अगर कोई चाहे तो उन गार्ड को हटाकर खुद के गार्ड्स भी रख सकते थे। वहीं राठी फैमिली के दोनों भाइयों ने भी कार को देख लिया था। उन्हें बहुत मुश्किल से पता चला था कि करण इस वक्त सबसे महंगे रॉयल विला सोसाइटी में रह रहा है। पहले तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि करण यहाँ रह सकता है। पर बाद में उन्हें यह लगा कि शायद करण किसी के लिए काम कर रहा हो। शायद वह इस विला की ऑनर के लिए ड्राइविंग का काम कर रहा हो या फिर कुछ और काम। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि करण जैसा फटीचर इस जगह पर घर खरीद सकता है। ऊपर से उन्होंने भी सुना था कि इस रॉयल विला सोसाइटी का सबसे महंगा विला नंबर 1 है। करण इस विला को कुछ भी करके नहीं खरीद सकता था। वह करण को ढूंढने के लिए अंदर जाना चाहते थे, पर गार्ड्स ने उन्हें बाहर ही रोक दिया और बोले, अगर वह दोनों जबरदस्ती प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करेंगे तो वह सीधा मैनेजमेंट से कहकर पुलिस बुला लेंगे। इसीलिए इस वक्त भरत और शरद के पास वहां पर खड़े रहकर इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि वह करण जैसे फटीचर के लिए इतनी देर तक यहाँ पर धूप में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। उनकी नजर एक बुगाटी पर पड़ी, जो बुगाटी मॉडल की सबसे एक्सपेंसिव कार थी। तभी उन्होंने देखा कि गार्ड्स भी जल्दी से आ गए और गेट ओपन कर दिया। इसीलिए वह दोनों ही समझ गए कि शायद इस विला का ऑनर आ चुका है। उन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था।
करण के बारे में जानने के लिए वह सीधा जाकर उस कार के पास खड़े हो गए और कार की विंडो को नॉक करने लगे। वहीं गार्ड जो गेट ओपन कर रहे थे, उन दोनों को इस तरह से कार की विंडो को नॉक करते हुए देखकर डर गए। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं इस गलती की सजा भी उन्हें न मिल जाए। आखिरकार इस कार का ऑनर इस पूरे सोसाइटी का सबसे अमीर इंसान था और उन्हें उस अमीर इंसान के लिए काम करने का मौका मिला था, इसीलिए उन्हें अपना बेस्ट देना था। अगर वो इन दोनों को यहाँ पर तमाशा करने देंगे तो क्या घर के ऑनर उन्हें ही गलत नहीं समझेंगे? वहीं सुहानी अपने दोनों बड़े पापा को देखकर पूरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि जब वह राठी फैमिली में थे, तब उनका बिहेवियर उसके लिए या फिर उसके भाई के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने डर की वजह से जल्दी से अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और बोली, भाई, अब ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? जरूर कुछ गलत सोचकर आए होंगे। भाई, चलो अंदर चले जाते हैं। वहीं करण, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट की वजह से बेख्याली में था, जल्दी से होश में आया। अभी अभी उसे एक सिस्टम टास्क मिला था कि वो सामने खड़े दोनों लोगों को अपनी प्रॉपर्टी से बेइज्जत करके बाहर निकाल दे। करण ने किंजल और सुहानी को अंदर ही रहने के लिए बोला और खुद ही बाहर आ गया। गार्ड्स, जो भरत और शरद राठी को वहां से दूर रहने के लिए कहने आए थे, करण ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। वहीं कार से करण को बाहर आते हुए देखकर उन दोनों राठी की आंखों में भी गुस्सा उतर आया। वो दोनों जल्दी से करण की तरफ बढ़ गए। शरद जी गुस्से से करण की तरफ उंगली पॉइंट करके बोले, तुम घटिया लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें अपने बड़े पापा को इतनी देर तक इंतजार करवाओ। क्या तुम्हें राठी फैमिली में अब रहना भी है या नहीं? भरत जी भी गुस्से से बोले, हम यहाँ इतनी देर से खड़े हैं और तुम किसी और के नौकर बनकर कार से घूम रहे हो। उनकी बातें सुनकर करण की आंखें अजीब हो गईं। वो मन में बोला, क्या इन दोनों के दिमाग में कीड़ा घुसा है? उन दोनों को देख पॉकेट में हाथ डालकर ठंडे भाव से बोला, आवाज नीचे मिस्टर राठी, आवाज नीचे। मेरे घर के सामने किसी की तेज आवाज मुझे बर्दाश्त नहीं, और आप दोनों की तेज आवाज की वजह से मेरी बहन डर रही है। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसकी बहन अंदर बैठकर भी शांत नहीं हो पा रही होगी। इन लोगों ने उसकी बहन को सबसे ज्यादा डरा दिया था। जब वह राठी फैमिली में थे, तब हर बात पर अगर कुछ भी होता था और वह घर पर नहीं होता था, तो ये सब लोग उसकी छोटी बहन को डांटने लग जाते थे। इसीलिए सुहानी राठी फैमिली में सभी लोगों से बहुत ज्यादा डरती थी। वहीं जब शरद और भरत राठी ने सुना कि यह घर करण का है, तो वह हैरान रह गए। पहले तो उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था, पर अब जब करण ने भी वही कहा, तो उन्हें भरोसा करना ही पड़ा कि यह घर सच में करण का हो सकता है। शरद जी गुस्से से बोले, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? और अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? और क्या अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें राठी फैमिली के बिजनेस में मदद नहीं करनी चाहिए? भरत जी ने भी हाँ में सिर हिलाया। वह भी यही कहना चाहते थे। उनकी बात सुनकर करण जोर जोर से हंसने लगा और गुस्से से बोल पड़ा, क्या तुम दोनों बेवकूफ हो, पागल हो, या फिर कुछ और? क्या तुम लोगों को याद नहीं है कि मैं राठी फैमिली को छोड़ चुका हूं? अब मेरा राठी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। फिर मुझे क्यों राठी फैमिली की मदद करनी चाहिए? लगता है तुम सबकी याददाश्त बहुत कमजोर है, जो तुम लोगों को याद नहीं है। उसकी बातें सुनकर अब जाकर शरद और भरत राठी को एहसास हुआ कि करण ने तो उनकी फैमिली के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो फिर उनकी बिजनेस में वह अपना पैसा लगाकर क्यों मदद करेगा? भरत राठी गुस्से से बोला, तो इसलिए तुमने सब कुछ छुपाकर किया और इतना सारा पैसा छुपाकर रख लिया, ताकि तुम्हें राठी फैमिली के बिजनेस में मदद ना करनी पड़े। भूल मत, चाहे कुछ भी हो, तुम राठी फैमिली से हो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बिजनेस में हमारी मदद करो। शरद राठी भी गुस्से से बोला, कितने सालों तक हम तुम्हें और तुम्हारी बहन को पालते आए हैं। सुहानी ने कार का विंडो नीचे कर दिया था और दोनों बेचैनी से झगड़ा देख रहे थे। सुहानी को डर लग रहा था कि कहीं उसके दोनों बड़े पापा उसके भाई पर अटैक ना कर दें। वहीं करण उन दोनों की बकवास बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, क्या आप दोनों सपने देख रहे हैं? भला ये मेरा कर्तव्य कहाँ से हुआ? वैसे भी ये बिजनेस जिस पर ऐश कर रहे हैं और 6 सालों से जिस बिजनेस को तुम लोग बर्बाद कर रहे हो, उसे मेरे डैड ने ही इतने आगे बढ़ाया था। वरना तुम दोनों भाइयों की तो औकात ही नहीं है कि तुम दोनों बिजनेस में कुछ भी कर सको। पहले राठी फैमिली का बिजनेस इतना ऊपर इसलिए उठा था क्योंकि तब मेरे डैड उसे संभाल रहे थे, और आज राठी फैमिली का बिजनेस इतना ज्यादा लॉस में चल रहा है क्योंकि
तुम दोनों जोकर उसे संभाल रहे हो और मेरे डैड की मेहनत की कमाई पर पाल रहे हो। 6 सालों से हम दोनों भाई-बहन आउट हाउस में रह रहे थे और यहाँ तक कि हमें 1 रुपए भी पॉकेट मनी नहीं मिलता है। मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करके खुद के लिए और अपनी बहन के लिए खाने का इंतज़ाम करता था। तो तुम दोनों घटिया लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम लोग हमें पाल रहे थे? जबकि तुम्हारे बच्चे जो नकारा, निकम्मे हैं, फिर भी ऐसा कहा जा सकता है कि तुम्हारे बच्चों को भी मेरे डैड के बनाए बिज़नेस ने ही आज तक पाला था। मेरे डैड की कमाई पर तुम्हारे बच्चों को पॉकेट मनी मिलती थी। उसी पैसों से तुम्हारे बच्चे ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। तो तुमने कैसे सोच लिया कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं बिज़नेस में मदद करूँ? तुम्हें क्या, मैं अपने डैड की तरह लगता हूँ जो तुम जैसे नीच, घटिया, एहसान फरामोश लोगों के लिए पैसा कमाऊँ? अगर तुम दोनों में या फिर तुम्हारे बेटों में इतनी ज़्यादा काबिलियत है तो उन्हें बिज़नेस सँभालने दो। देखो, वह किस तरह से बिज़नेस को डुबाते हैं। वह देखने में बहुत मज़ा आएगा। करण की बात सुनकर इस वक्त दोनों हैरान हो गए। आज तक कभी भी करण ने उन्हें इस तरह से उल्टा जवाब नहीं दिया था। लगता है पैसा है, इसीलिए करण इतना ज़्यादा बदल गया है। मतलब इतने सालों से वह चुप नहीं बैठा था, बल्कि कुछ ना कुछ कर रहा था। या फिर उसके पास कोई बड़ा बिज़नेस है। उन्हें उसे कुछ भी करके राठी फैमिली से बाहर नहीं भेजना चाहिए था। अगर ये लड़का राठी फैमिली में होता, तो उसका सारा पैसा भी उनका ही होता। वह कुछ और कहता। उससे पहले ही एक कार आकर रुकी। उस कार से कुछ ब्लैक कपड़े पहने लोग उतरे। सबसे आगे इस वक्त रेक्स और रेमंड थे। वो जल्दी से आगे आकर करण के सामने झुक गए और बोले, हेलो बॉस। करण ने बस सिर हिलाया और बोला, इन दोनों जोकर को इस सोसाइटी से बाहर भेजो। रेक्स और रेमंड दोनों ने शरद और भरत राठी को देखा और जी बॉस कहकर उनकी तरफ बढ़ गए। उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखकर शरद और भरत राठी दोनों हैरान हो गए और बोले, तुम तुम ये क्या कर रहे हो? तभी रेक्स और रेमंड दोनों ने पीछे अपनी टीम गार्ड्स को इशारा किया, तो 4 गार्ड्स आगे आए और दोनों तरफ से शरद राठी और भरत राठी को पकड़ लिया। वह दोनों उनसे छूटने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। गार्ड्स ने उन दोनों को लेकर सोसाइटी के बाहर रोड पर छोड़ दिया। वो दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें पंच भी मारा था। इस वक्त वह दोनों राठी फैमिली के दोनों भाई नहीं, थोड़ी देर में बल्कि गार्ड सड़क ने पर कार पड़े भी दो लाकर बाहर भिखारी की छोड़ दी। तरह लग रहे थे। वहीं दोनों भाई इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुके थे। वहीं अंदर करण इस वक्त विला के अंदर आ चुका था। सब हॉल में बैठे हुए थे। सुहानी अब शांत हो चुकी थी क्योंकि उसके दोनों बड़े पापा यहाँ से जा चुके थे। तभी करण के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन बजा। होस्ट ने टास्क पूरा किया। इनाम एशियन ग्रुप की 40% शेयर और 40 करोड़ नकद। सिस्टम नोटिफिकेशन की वजह से करण का दिमाग झनझना उठा। शायद आज सिस्टम बहुत ज्यादा उदार था, इसलिए 40 करोड़ का इनाम दे दिया था। उसने जल्दी से एशियन ग्रुप के बारे में सर्च किया तो ये मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक था। ये कंपनी बहुत बड़ी थी। अभी तक उसे जो फाइनेंशियल बिल्डिंग, स्काईलाइन कैपिटल या फिर गैलेक्सी मॉल मिला था, यह इन सब से ज्यादा कीमती था। करण जल्दी अपने होश में आया और रेक्स और रेमंड को देखकर बोला, मुझे एक ड्राइवर चाहिए जो ट्रेंड फाइटर हो, जो मेरी बहन को स्कूल छोड़ने जाए और वापस भी लेकर आए। रेक्स और रेमंड ने सुहानी को देखा और रेमंड बोला, बॉस, हमारे टीम में एक मेंबर है, हम मैम की सेफ्टी के लिए उसे भेज सकते हैं। उन दोनों की बात सुनकर करण ने हाँ में सिर हिला दिया। तो रेमंड बोला, बॉस, उसका नाम ब्लैक राइडर है। वह एक रेसिंग चैंपियन भी रह चुका है इंटरनेशनल लेवल पर फाइटिंग और मार्शल आर्ट में भी वह एक्सपर्ट है। 2 साल पहले वह हमारे ग्रुप से जुड़ गया था और हमारे टीम का हिस्सा बन गया था। इसलिए मुझे पता है वो एक्सपर्ट और भरोसेमंद है। इसलिए मुझे लगता है अगर वो मैम के लिए ड्राइवर का काम करेगा तो अच्छा रहेगा। वह मैम के लिए अच्छी तरह से ड्राइव भी कर सकता है और उनकी सेफ्टी भी सुनिश्चित कर सकता है। करण ने जब देखा रेक्स और रेमंड दोनों ही एक ही नाम के इंसान के बारे में कह रहे हैं, तो उसे अब कोई डाउट नहीं था। उसने हाँ में सिर हिलाया। वहीं सुहानी हैरान थी। क्या अब उसके ऊपर नजर रखने वाला कोई होगा जो 24 घंटे उसके साथ रहेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? वह लड़का शायद सिर्फ उसे स्कूल छोड़ने और स्कूल से लेने जाएगा, वरना उसकी प्राइवेसी कहाँ रह जाएगी? घर आने के बाद तो वह ऐसे भी ज्यादातर कहीं घूमने नहीं जाती थी, पर जहां भी जाती थी अपने भाई के साथ जाती थी। वहीं किंजल पूरी तरह से हैरान थी। क्या करण भाई इस वक्त सुहानी के लिए ड्राइवर के साथ साथ एक बॉडीगार्ड भी रखना चाहते हैं? जो भी हो, यह अच्छा ही था, क्योंकि किंजल को भी पता था कि आज अगर राठी फैमिली के लोग यहाँ आ चुके हैं, तो वह स्कूल भी आ सकते थे। ऊपर से उनकी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है और उनकी दूसरी बेटी भी आ जाएगी,
तो दोनों मिलकर फिर जब वह नहीं होगी या फिर जिस दिन नहीं आएगी तो सुहानी को ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगी। और राठी फैमिली के लोग जिस तरह से करण भाई और सुहानी को नौकर की तरह ट्रीट करते थे, उन्हें इस वक्त अमीर बनते देख वह बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। अगर वह करण भाई को नहीं ढूंढ पाएंगे तो जरूर वह सुहानी के पीछे ही आएंगे। शायद इसीलिए करण भाई ने सुहानी के लिए एक ड्राइवर के साथ साथ एक बॉडीगार्ड रखने के बारे में भी सोचा है, जो दोनों काम कर सके। किंजल को तो यही लगा कि शायद राठी फैमिली की वजह से ही करण भाई परेशान है, इसलिए वह जल्द से जल्द सुहानी के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे हैं। करण ने रेक्स और रिमंड को सुहानी और किंजल से मिलवाया और बोला, अगर कभी इन दोनों को कोई परेशानी हो तो तुम्हें उनकी मदद करना चाहिए, अगर तुम्हें पता हो या मैं उस वक्त यहाँ पर ना रहूं। सुहानी ने जल्दी से अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और डरते हुए बोली, भाई, आप कहाँ जाना चाहते हो? आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जब सुहानी ने सुना कि उसका भाई यहाँ न रहने की या दूर रहने की बात कर रहा है तो वह डर गई। उसके पास अब मॉम डैड नहीं थे। उसके पास सिर्फ उसका भाई था, जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अपने भाई को छोड़कर तो वह एक दिन भी नहीं रह सकती थी। इसलिए तो पहले जब करण को मुंबई और दूसरे बड़े सिटी से स्कॉलरशिप में स्टडी करने के लिए मौका मिला था, तब करण ने इसे ठुकरा दिया, क्योंकि वह अपनी बहन को राठी फैमिली में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां कोई भी उसकी बहन की ख्याल नहीं रखता। उल्टा उसके जाते ही उसकी बहन को वह लोग शायद घर से ही बाहर निकाल देते। वहीं सुहानी के कान में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, हम यहाँ पर तो करण और सुहानी का ख्याल रखना। ये आवाज उसके मॉम डैड की थी, जो उसे आज भी याद थी, और उन्होंने करण भाई और उसकी जिम्मेदारी राठी फैमिली को दी थी। और जाते वक्त वह राठी फैमिली को उन दोनों की जिम्मेदारी देकर गए थे। अगर वह लोग सच में उन दोनों की थोड़ा भी केयर करते तो उसकी बहन आज इस तरह से बात बात पर डरने वाली नहीं होती। उसे याद था, उसकी बहन बचपन में बहुत स्ट्रांग थी। बड़े होने पर वो डैड और भाई के साथ जिम जाने, गेम खेलने, हॉर्स राइडिंग, बॉक्सिंग सब कुछ करने की बात करती थी। पर क्या हुआ? राठी फैमिली ने उसके भाई और उसे किसी नौकर से भी बदतर किया था। फिर उसके मॉम डैड भी एक बार गए थे तो कभी नहीं लौटे। इसीलिए वह बुरी तरह से डर जाती थी जब उसके भाई उसके पास नहीं होता था या फिर कहीं जाने की बात करता था। उसे डर था कि कहीं उसका भाई भी मॉम डैड की तरह उससे दूर चला गया और वापस नहीं आया तो वह क्या करेगी। करण भी अपनी बहन के डर को समझ रहा था। इस वजह से उसे राठी फैमिली से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। उसके डैड ने ही राठी फैमिली को सब कुछ दिया था, पैसा, पावर, बिजनेस, सब कुछ। पर उनके जाने के बाद राठी फैमिली ने उन साथ ऐसा बिहेव किया कि उसकी बहन, जो एक कांच की गुड़िया की तरह थी, पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसके अंदर अब कोई साहस नहीं था, बस हर बात पर डर जाती थी। करण ने उसे गले से लगा लिया और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, प्रिंसेस। पर मैं कह रहा था, बिजनेस की वजह से अगर कभी भी एक दिन के लिए ही सही मुझे बाहर जाना पड़े, तब अगर ये दोनों होंगे तो मुझे तुम्हारी सेफ्टी की टेंशन नहीं रहेगी। ये तुम्हारे रेक्स और रेमंड अंकल हैं। इनका नंबर मैं तुम्हें दे दूंगा। कुछ भी गलत हुआ हो, जरूरत पड़े तो उन्हें जरूर फोन करना। सुहानी करण के समझाने के बाद ही जाकर शांत हुई और हाँ में सिर हिला दिया, और अपने भाई को उसने अभी भी नहीं छोड़ा। करण ने सोच लिया था कि उसे अब अपनी बहन को फिर से पुरानी वाली प्रिंसेस बनाना है, और वो जो करना चाहती थी उसे करने देना चाहिए। तब जाकर उसके अंदर से डर खत्म होगा। रेक्स और रेमंड ने देखा कि उनका बॉस अपनी छोटी बहन से कितना ज्यादा प्यार करता है। देखा जाए तो रेक्स और रेमंड दोनों ही भले ही कम एज के दिखते थे, पर वो दोनों ही 32-33 साल के थे, और सुहानी इस वक्त सिर्फ 17 साल की थी। इसलिए उसे बच्चे का उन्हें अंकल कहना कोई गलत नहीं था। रेक्स और रेमंड ने स्माइल के साथ सिर हिलाया और रेक्स बोला, जरूर, जब भी हमारी छोटी राजकुमारी को हम दोनों की जरूरत होगी, हम मदद करने पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे कुछ वक्त बाद सुहानी भी अपने भाई के दूर जाने के बारे में भूल गई और सहज हो गई। माहौल भी बहुत खुशनुमा हो गया। कुछ देर बाद रेमंड ने राइडर को आने के लिए बुलाया था, इसीलिए सब खाना खाने के लिए चले गए। करण ने रेक्स और रेमंड को भी साथ में खाना खाने के लिए बुलाया। दोनों हिचकिचा रहे थे, पर सुहानी ने भी उन्हें फिर से खाना खाने के लिए बुलाया, और वह दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि करण अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उसे मना नहीं कर पाए। दोनों उनके साथ खाना खाने के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ राठी मेंशन में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ था। सोफे पर शरद जी और भरत जी बैठे हुए थे। उन दोनों का ही चेहरा सूजा हुआ था। दोनों ही इस वक्त बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे। तो तुम कह रहे हो कि उस फटीचर नालायक लड़के के गार्ड्स ने तुम्हें धक्के मारकर उस सोसाइटी से निकाल दिया? पैसा कैसे हो सकता है उसके पास? तो कोई पावर नहीं होना चाहिए। क्या कोई है जो उसकी मदद कर रहा है? क्या तुमने बाकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली?
मैंने तो कहा था ना, सिर्फ वहां जाने से क्या होगा? मैंने तुम दोनों को कहा था ना कि बाकी सभी इंफॉर्मेशन को भी निकालो जो जरूरी है। गुरुनाथ जी गुस्से से बोले। उन्हें परवाह नहीं थी कि उनके दोनों बेटों को मार खानी पड़ी थी या फिर बेइज्जती हुई थी। उन्हें अगर किसी बात की परवाह थी, तो सिर्फ पैसों से जो करण के पास था। अगर उस पैसे को लाकर उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो कितना अच्छा होगा। उनका बिजनेस फिर से पहले की तरह नॉर्मल चलने लगेगा। जिस तरह से राजीव उसे छोड़कर गया था, वह तो अब पछता रहे थे कि उन्होंने करण को बाहर क्यों निकाल दिया। हो सकता है करण के पास भी अपने डैड की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस स्किल हो। यह लड़का अपनी बिजनेस स्किल पहले ही उन्हें दिखाता। क्या वह उसे इस घर से बाहर निकालते? वह करण या फिर उसकी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसका भी एक रीजन था। बहुत कुछ ऐसा था जो घर में किसी को भी नहीं पता था। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि एक शेर का कभी कुत्ता नहीं हो सकता। उन्होंने ही शायद करण को बहुत गलत समझ लिया। किसी को भी नहीं पता था कि राजीव न सिर्फ एक स्मार्ट बिजनेसमैन था, बल्कि वो एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन भी था। पर वह अपनी इंटेलिजेंस को दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए उसने बस बिजनेस को उतना ही आगे बढ़ाया जितना बाहर के लोगों को दिखाना जरूरी था। गुरुनाथ को अच्छी तरह से पता था कि उनके बेटे राजीव की गहराई कोई ऐसी चीज नहीं है जिस तक कोई पहुंच सके। वह ऊपर की तरफ जितना कर उठाकर बाहर के लोगों को दिखाना चाहता था, उतना ही वह गहराई तक दबा हुआ था। पर राजीव के जाने के बाद उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। बिजनेस में फिर से लॉस होने लगा, क्योंकि वह उसे संभाल नहीं पा रहे थे। प्रीत, बस, जो इक्विटी जिस हिसाब से राजीव हैंडल करता था, वह कर नहीं पा रहे थे। और उनके बाकी दोनों बेटे भी किसी काम के नहीं थे। और किसका गुस्सा उन्होंने करण और सुहानी पर उतार दिया था। उन्हें क्या पता था कि करण के पास भी टैलेंट होगा कि वो पैसा कमा सके। तभी भरत जी बोले, मैंने पता कर लिया है, और यह सच है कि करण के पास अब बहुत पैसा है। मैंने बहुत मुश्किल से अपने एक दोस्त से रॉयल सोसाइटी रेजिडेंस से इंफॉर्मेशन निकाली, और वह विला जिसमें इस वक्त करण रह रहा है, वह उसके नाम पर ही रजिस्टर है। और वह विला उस सोसाइटी का सबसे महंगा विला है, जिसकी कीमत लगभग 280 करोड़ रुपए है। और अभी वो जिस कार को ड्राइव कर रहा है, उसकी कीमत लगभग 132 करोड़ है। और ये सच है कि वो उसकी ही कार है। फिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड रिया के बॉयफ्रेंड जितेन गुप्ता से मिलने से पहले मिला। उससे मुझे और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात पता चली कि करण गैलेक्सी ग्रुप का 50% शेयर होल्डर है। मतलब वह उस ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इस वक्त आपको अच्छी तरह से पता है, गैलेक्सी मॉल एक बड़ा नाम बन चुका है। इस वक्त गैलेक्सी मॉल सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि बाकी सभी सिटी में भी टॉप 3 मॉल में से एक है। उनका ब्रांच लगभग हर एक सिटी में खुल चुका है। और क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर करण के पास है और इक्विटी भी सबसे ज्यादा उसे ही मिलती है, इसका साफ मतलब है कि वह अब बहुत अमीर है। उसने हम सब से इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह सब कुछ छुपाकर हमारे पीठ पीछे यह सब कुछ कर रहा था। इसलिए तो जब हम उसे मंडल फैमिली की प्रेशर देकर शादी करने या फिर घर से निकल जाने के लिए ऑप्शन दिया, तो उसने घर से निकल जाना चुना, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वह मंडल फैमिली की बेटी रिया मंडल जैसी प्रेग्नेंट लड़की से शादी क्यों करे? वह ऑलरेडी सक्सेसफुल है। वह आराम से एक अच्छी लड़की से शादी कर सकता है। भरत इतना कहकर चुप हो गए। वहीं बाकी सबको तो ऐसा लग रहा था जैसे वह करण के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं सुन रहे हैं, बल्कि उसकी तारीफ कर रहे हैं। गुरुनाथ जी, विमला जी और बाकी सब तो पूरी तरह से हैरान थे। मतलब उन्होंने खुद ही एक पैसों का पेड़ अपने हाथ से जाने दिया। अगर वो तुम दोनों भाई बहनों के साथ थोड़ा भी अच्छा बिहेव करते, तो करण के पास जो भी है, अब सब कुछ उनका होता। वहीं करण के पास इतना सब कुछ है, यह सुनकर तो रोहन राठी और राज राठी बिल्कुल गुस्से से तिलमिला रहे थे। क्यों करण इतना ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? करण के पास जो कुछ भी है, सब कुछ उनका होना चाहिए था। वहीं विमला जी पूरी तरह से चुप थी। उन्हें थोड़ी खुशी थी कि उनका पोता इतना सक्सेसफुल है। वह हर बार देखती थी कि यह लोग कैसे करण और सुहानी को परेशान कर रहे हैं। कुछ नहीं कर पाती थी। एक दादी माँ होने के नाते वह उन दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाती थी। इसलिए अगर वह दोनों बाहर जाकर खुश हैं, तो हमेशा खुश ही रहें। वैसे भी अगर वह यहाँ रहते तो कोई फायदा नहीं होता। विमला जी के पास कोई पावर नहीं था उन्हें सेफ रखने के लिए। गुरुनाथ जी ने भरत जी को देखा और फिर हैरानी से बोले, क्या तुमने जो पता किया है सच में सब कुछ सच है? क्या वह लड़का गैलेक्सी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास इतनी बड़ी ग्रुप की शेयर खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया, और हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता है? मैन, आन, उनकी बात सुनकर शरद जी बोले, पापा,
इन सालों में तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि वह लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सबने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था। शायद इसी का फ़ायदा उठाकर उसने इतना सब कुछ कर दिया है। हमें भी पता है कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, क्योंकि राजीव उसके लिए कोई अलग पैसा छोड़कर नहीं गया है, क्योंकि उसका पैसा तो कंपनी के फंड में ही इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है मैंने सुना था कि जब वह स्कूल में था, तब अपने सैलरी से कुछ पैसा बचाकर वह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था। मुझे लगा था कि ये बस उसका पागलपन है। वह बस बेकार में पैसा बर्बाद कर रहा है। इस बारे में मैं किसी को नहीं बताया था। मुझे लगा ये बात ज़रूरी नहीं है। आर्या बस वह हमसे पैसा नहीं माँगता था। वह अपनी सैलरी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था, तो इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं था। ऐसा हो सकता है कि उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इतना पैसा कमा लिया होगा। जब गैलेक्सी ग्रुप ओपन हुई थी, तब उसने इन्वेस्ट करके उनके शेयर को खरीद लिया था। आपको पता है ना, जब गैलेक्सी ग्रुप एस्टेब्लिश हुई थी, तब उसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी और कोई उसमें इन्वेस्ट करने के लिए या फिर उसके शेयर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। शायद इसी का फायदा करण ने उठाया और शेयर खरीद लिया। शरद जी की बात सुनकर गुरुनाथ जी को भी यह बात बिल्कुल सही लगी। शायद उन्होंने उस लड़के पर ध्यान ही नहीं दिया कि वह कितना पैसा कमा रहा है। अगर उन्हें पता चला कि उसके पास इतना पैसा है और वह गैलेक्सी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, तो वह उसे इस घर से जाने नहीं देते। गुरुनाथ जी अपनी छड़ी पटकते हुए गुस्से से बोले, कोई बात नहीं। जो कुछ भी हुआ है वह सब उसकी खुद की वजह से ही हुआ है। उसके पास टैलेंट था, तो उसे हमें बताना चाहिए था। हम उसे कंपनी में कोई पोस्ट देते जहां वह काम करके अपना टैलेंट दिखा सकता था, पर वह खुद ही अपने आप शायद कुछ करना चाहता था। वैसे भी अभी वह राठी फैमिली का बेटा है, इसलिए उसे वापस आना ही होगा। गुरुनाथ जी जिन्हें करण के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब वह करण को राठी फैमिली में वापस लाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ हो चुके थे। वह करण को बाहर तरक्की नहीं करने दे सकते थे। करण को राठी कॉरपोरेशन के लिए काम करना चाहिए, तभी जाकर उन्हें फायदा होगा। गुरुनाथ जी एक ऐसे इंसान थे जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते थे, और ऊपर से करण और सुहानी को तो वह कभी पसंद ही नहीं करते थे। अगर जोर, जबरदस्ती या फिर कुछ चाल चलकर वह उन्हें इस घर में वापस ले आए, तो अच्छा ही होगा। उन्होंने राज और रोहन दोनों की तरफ देखा और उनका चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने तो सोचा था कि उनके दोनों पोते में से कोई एक राठी कॉरपोरेशन को अच्छी तरह से संभाल सकता है। उन्हें क्या पता था कि करण के पास इतना ज्यादा टैलेंट है, वरना वह उसे ही पहले राठी कॉरपोरेशन संभालने देते। अपने दादाजी को देखकर, जो उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे, रोहन और राज को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सिर्फ करण की वजह से ही हो रहा है। अगर करण नहीं होता, तो इतना सब कुछ क्यों होता? वह राठी कॉरपोरेशन की पावर इस्तेमाल कर सकते थे। गुरुनाथ जी ने कुछ सोचा और रोहन और राज को देखकर बोले, तुम दोनों कल वीके कॉलेज चले जाना। करण ने शायद एडमिशन ले लिया है। तुम दोनों का भी एडमिशन वहीं नहीं हुआ है। फिर भी तुम दोनों कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? अपने दादाजी की बात सुनकर राज और रोहन हैरान रह गए। क्या उनके दादाजी ने नहीं कहा था कि कॉलेज में एडमिशन के बाद वह ज्यादातर ऑफिस में जाएं, ताकि जल्दी काम सीख सकें? तब उन दोनों में से कोई एक सीईओ और दूसरा एचडी बन सकता था। क्योंकि करण को वह कंपनी में नहीं आने देने वाले थे, तो अब क्या हुआ? अब वह ऑफिस नहीं बल्कि कॉलेज जाने वाले थे। उनके लिए यह भी अच्छी बात थी। वह भी कॉलेज जाकर सुंदर लड़कियों को देखना चाहते थे। वह सिर्फ 23 साल के थे, करण से 2 साल बड़े। इसका मतलब वह कॉलेज में करण के सीनियर होंगे। हर दिन कॉलेज गए तो करण के ऊपर धौंस जमा सकते थे। तभी गुरुनाथ जी आगे बोले, करण के साथ कॉलेज में ज्यादा बात करने की कोशिश करो। उसे वापस फैमिली में आने के लिए मनाओ। अपने दादाजी की बात सुनकर राज और रोहन फिर से गुस्सा हो गए। क्या उनके दादाजी सिर्फ इसलिए उन्हें कॉलेज भेज रहे थे ताकि वह करण को घर वापस आने के लिए मना सकें? वह कब इतना नीचे गिर गए कि करण के सामने घर वापस आने के लिए भीख मांगे? गुरुनाथ जी बस इतना कहकर वहां से वापस चले गए, जैसे वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। राज और रोहन तो बस गुस्से से दांत पीसते रह गए, पर अपने दादाजी को वहां से जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ करण के विला में एक लड़का सामने अपने हाथ को पीछे बांधकर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मिलिट्री का कमांडर हो। दिखने में बहुत ही हैंडसम था और उम्र लगभग 24-25 साल लग रही थी। वहीं वह लड़का भले ही आराम से खड़ा था, पर उसे भी करण को देखकर हैरानी हो रही थी, जो आराम से सोफे पर बैठे उसे देख रहा था। बीच बीच में रेक्स और रेमंड से बात कर रहा था। विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े टीम शैडो ड्रैगन का हेड, जिसने इस ग्रुप को आज यहां तक पहुंचाया था,
वह सिर्फ एक छोटा बच्चा है जो 20-21 साल का लग रहा था। ये तो उससे भी छोटा था। अभी वह 24 साल का था और उसकी टीम का हेड सिर्फ 21 साल का, उससे ये 3 साल छोटा। ये क्या बकवास था। उसे तो लग रहा था शैडो ड्रैगन टीम में, पूरे दुनिया में सिर्फ वही सबसे कम उम्र का मेंबर है। पर उसे क्या पता था कि उनका हेड तो उससे भी ज्यादा छोटा है। पर वह जानता था कि भले ही यह लड़का सिर्फ 20-21 साल का हो, फिर भी बहुत पावरफुल है, वरना इतनी बड़ी इंटरनेशनल टीम वह कभी खड़ी नहीं कर सकता था। वह भी एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट जो इस वक्त प्रोफाउंड स्टेज में था। फिर भी वह पता नहीं कर पा रहा था कि उनका बॉस किस लेवल पर है। इसी से पता चलता था कि वह कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वहीं सुहानी और किंजल उसे आंखें बड़ी किए देख रहे थे, क्योंकि राइडर सच में बहुत ज्यादा हैंडसम था। उनके स्कूल में भी इतना हैंडसम लड़का कोई नहीं था। किंजल धीरे से सुहानी के कान में बोली, "ये कितना हैंडसम है।" सुहानी ने सिर हिलाया, पर उसने ज्यादा देर तक सामने खड़े लड़के को नहीं देखा, वरना यह गलत होता। राइडर के बारे में करण को सब कुछ पहले से ही सिस्टम के नोटिफिकेशन से मिल गया था। वह थोड़ा हैरान था कि यह लड़का इतने बड़े फैमिली से होकर भी इतनी बुरी स्थिति में है। सच में सट्टा का खेल हमेशा जोखिम के साथ ही आता है, और अगर जीत नहीं पाए तो सब कुछ डूब जाता है। करण ने राइडर को उसका काम समझाया, जो सुहानी की प्रोटेक्शन करने का था। राइडर ने भी मना नहीं किया। अभी उसके पास कोई मिशन नहीं था, इसलिए वह यह कर सकता था। इधर तक बात करने के बाद रेक्स, रेमंड और राइडर चले गए। करण ने राइडर को पहले ही कार दिखा दिया जिसे वह ड्राइव करने वाला था। उन तीनों के जाने के बाद किंजल को भी देर हो गई थी, इसलिए करण ने उसे उसके ड्राइवर के साथ घर जाने दिया। उन सबके जाने के बाद अब सुहानी भी रिलैक्स हो गई थी, इसलिए वह रेस्ट करने के लिए चली गई, क्योंकि शॉपिंग करके कार खरीदना, इन सब में वो थक गई थी। करण वहां से सीधा अपने रूम में चला गया। उसने अपने सिस्टम को बुलाया और इन्वेंट्री ओपन किया। वहां कई सारी स्किल थी, जिसे पॉइंट्स के जरिए अपने स्किल में जोड़ सकते थे, जैसे कि मार्शल आर्ट, डांस, सिंगिंग, कुकिंग, पियानो बजाना, मेडिकल स्किल, पेंटिंग स्किल और कैलीग्राफी स्किल। उन सबके लिए जितने पॉइंट्स की जरूरत थी, इस वक्त करण के पास इतने पॉइंट्स नहीं थे, इसलिए उसका मुंह बन गया। वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, "सिस्टम, क्या तुम मुझे कुछ फ्री स्किल नहीं दे सकते हो? पॉइंट्स कैसे कमाएं? इसमें बस पॉइंट्स का स्कोर दिखा रहा है और पॉइंट्स कैसे कमाना है।" तभी सिस्टम की रोबोटिक आवाज आई, "नहीं, मैं होस्ट को फ्री स्किल नहीं दे सकता हूं, जब तक कि कोई स्पेशल टास्क ना मिला हो या फिर आप खुद उसे पॉइंट्स के जरिए ना कमाओ। पर आप तभी पॉइंट्स कमा सकते हो जब आप सिस्टम के टास्क को पूरा करते हो, जिसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलता है, और अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो स्किल भी मिल सकता है।" सिस्टम की बात सुनकर करण बोला, "जब तुम मिल गए हो तो किस्मत तो अच्छा ही है। किंजस, सिस्टम फ्री स्किल नहीं दे सकता।" उसके बाद सिस्टम चुप हो गया, तो करण ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी सिस्टम ने पहले ही उसे ड्राइविंग स्किल और मार्शल आर्ट स्किल फ्री में दे दिया था। इसमें ऐसा कोई स्किल नहीं था जो उसे डायरेक्टली चाहिए था। वह बस जानने के लिए पूछ रहा था ताकि आगे काम आए। वह पहले सिस्टम की हर फंक्शन को अच्छी तरह से समझना चाहता था। कुछ देर तक सिस्टम को इरिटेट करने के बाद जब करण को एहसास हो गया कि अब अगर उसने उसे और भी ज्यादा सवाल पूछकर इरिटेट किया, तो चाहे वह एक मशीन ही क्यों ना हो, जरूर पागल हो जाएगा। तो उसने उसे छोड़ दिया और एशियाई ग्रुप के बारे में सर्च करने लगा। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा तो एक अननोन नंबर से कॉल था। करण ने फोन उठा लिया तो दूसरी तरफ से गुस्से भरी एक औरत की आवाज आई, "करण राठी, क्या राठी फैमिली को छोड़कर जाने के बाद अब तुम इतने बदतमीज हो गए? तुमने अपने ही दोनों बड़े पापा को मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। क्या तुम अभी राठी फैमिली में वापस आने की उम्मीद रखते हो? तो कल वापस आओ। हम तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देंगे और तुम्हें प्रिया मंडल से शादी करने के लिए मजबूर भी नहीं करेंगे।" करण की आंखें छोटी हो गईं। आवाज सुनकर वह समझ गया कि यह किसकी आवाज है। यह शरद राठी की वाइफ सुमिता राठी की आवाज थी। करण ने फोन को अपने कान से थोड़ा दूर कर दिया और बोला, "ओहो, तो मिसेस सुमिता ने मुझे फोन किया है। क्या आपको लगता है कोई चाटने वाला कुत्ता हूं, जो जिस चीज को थूक कर आऊंगा फिर उसे ही चाटने जाऊंगा? और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं राठी फैमिली में वापस आने की उम्मीद रखता हूं? मैंने पहले भी कहा था, जब मैं उस घर को छोड़कर आया था, कि उस घर से या फिर उस घर के लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम सब बहरे हो या फिर बेवकूफ, जो इतने सब कुछ होने के बाद भी मुझे ढूंढने आ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे राठी फैमिली की जरूरत है? इस बार सिर्फ यहां से बाहर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पति और देवर दोनों सीधा ऊपर चले जाएं।" इतना कहकर करण ने फोन रख दिया। उसने सुमिता को और कुछ कहने ही नहीं दिया और जल्दी से उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसने राठी फैमिली में सबके नंबर को ब्लॉक कर दिया था, जिनके नंबर भी उसके पास थे।
पर सुनीता राठी का नंबर उसके पास नहीं था, इसलिए उसने उसे ब्लॉक नहीं किया था। और इसकी हिम्मत दिखाओ, उसने उसे फोन करने की हिम्मत की। करण ने फोन फेंक दिया और वहां से बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। वहीं करण के फोन रखने के बाद सुनीता उसे बार बार फोन कर रही थी, पर फोन बिजी आ रहा था, इसलिए वह समझ गई कि शायद उसे लड़के करण ने उसे ब्लॉक कर दिया है। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था वह करण के ऊपर पहले की तरह धौंस जमा सकती थी। उसे नहीं पता था कि करण कितना बदल गया है। उसने बस अपने हस्बैंड और देवर से सुना था, इसलिए उसने इस दिल पर नहीं लिया। उसे लगा अगर वो फोन करके करण को वापस आने के लिए कहेगी तो करण दौड़े दौड़े यहां आ जाएगा। वह उसकी बात को टालने की हिम्मत नहीं करेगा। वहां पर गुरुनाथ जी के सामने तो उसने कुछ नहीं कहा था, उसकी हिम्मत नहीं थी। पर रूम में आते ही वह अपने असली रंग में आ गई। वह करण को वापस यहां पर लाना चाहती थी। अगर करण उसकी बात मानकर आ जाता तो उन्हें बहुत फायदा होता। एक तो गुरुनाथ जी के दिल में उनकी जगह और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। आगे चलकर वह राहुल को शायद मैनेजिंग डायरेक्टर बना देते या सीईओ बनाकर ज्यादा शेयर दे देते। नहीं तो करण जैसे पैसों का पेड़ आता तो भी उनके बिजनेस को बहुत फायदा होता। उन्हें अब इन्वेस्ट कराने के लिए इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और वह पहले की तरह सो आराम से जिंदगी बिताते जैसे राजीव के पैसों पर ऐश कर रहे थे। पर करण राजीव से बिल्कुल अलग था। वह अपने आप से भी शायद 2 कदम आगे था। वो इधर उधर चीजें फेंकने लगी तो शरद जी बोले, तुम ये क्या कर रही हो? उनकी बात सुनकर सुमीता गुस्से से बोली, उस बदमाश लड़के करण ने मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया और उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया अभी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह घटिया लड़का इतनी हिम्मत कर सकता है। और मुझे गालियां देकर उसने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह घटिया लड़का इतनी हिम्मत कर सकता है, और मुझे गालियां देकर उसने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया। उसकी बातें सुनकर शरद जी बोले, अब उसके पास पैसा है। क्या तुम्हें लगता है वह पहले की तरह ही होगा जो सबकी बातें सुन लेगा? जब तक वह यहाँ था, हमारे कंट्रोल में था। उसे जगह घमंड नहीं था, पर यहाँ से जाने के बाद शायद वो पागल हो चुका है। अगर हमें पहले से ही पता चल जाता कि उसके पास कितना पैसा है, तो हमें उसे राठी फैमिली से जाने नहीं देना चाहिए था। कम से कम तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक वह हमारे बिजनेस को फंड दे सकता था। उसने तो घर में भी बाकी सबके नंबर को ब्लॉक कर दिया है। शायद तुम्हारी नंबर को उसने ब्लॉक नहीं किया था। अब उसे फोन मत करो। राहुल और राज को कल कॉलेज में उस लड़के से बात करने दो। अगर वो दोनों उसे मना पाते या फिर राहुल ऐसा करता है तो हमें ही फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ मंडल फैमिली में इस वक्त कमलेश मंडल हॉल में बैठे हुए बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि जिस गैंग के जरिए वह अपने हर एक काला काम करवाते थे, उस गैंग को रातों रात किसी ने ही तरह से इस धरती से मिटा दिया था। उन्होंने तो उन लोगों को उस लड़के करण को अपहरण करने के लिए भेजा था, पर वो लोग तो मर गए। अब तक पता भी नहीं चल पाया था कि किसने उस गैंग को इतनी बेरहमी से मारा था। उनके सामने ही रंजन मंडल भी परेशान होकर बैठे हुए थे। उनके फैमिली के कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, जो उनके शाखा फैमिली से थे। भले ही वह मेन फैमिली से थे और इस वक्त सारा बिजनेस उनके हाथों में था, फिर भी बाकी शाखा फैमिली के लोग उनके ऊपर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे थे। अगर कुछ भी उनसे गलती हो गई तो सब कुछ बिखर जाएगा, जो कमलेश जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वह किसी को मौका ही नहीं देना चाहते थे। फिर भी इस वक्त सब उनकी पोती को लेकर सवाल कर रहे थे कि अनमैरिड लड़की प्रेग्नेंट है, जिस वजह से फैमिली की इज्जत बर्बाद हो रही है। इसके लिए वह सब क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, जिस वजह से कमलेश जी, रंजन जी, रामिका जी, शमिक, सबको गुस्सा आ रहा था। तभी हील की टकटक करते हुए रिया अंदर आई और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। उसे देखकर वहां बैठे शाखा परिवार की आंखों में चमक आ गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो शाखा परिवार से था और अभी मंडल कंपनी में मैनेजर था। वो बोला, ओहो, ये लीजिए अंकल, आपकी पोती आ गई। कितने आराम से घूम रही है, जबकि हमारे मंडल फैमिली की इज्जत बाहर बीच बाजार में उछाला जा रहा है। किस लिए? सिर्फ आपकी पोती के लिए, जो इस वक्त बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई है, और एक बेकार लड़का भी इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए, जो गैंग हमारे लिए सारा गंदगी मिटाता था, सारा काम करता था, आज उस गैंग को ही किसी ने रातों रात बर्बाद कर दिया है। ये फिर भी आपने अपनी पोती को इतना सिर पर चढ़ा रखा है कि घर में बैठने की जगह यह क्लब जा रही है, पार्टी कर रही है, पूरी दुनिया के सामने हमें मजाक बना रही है। क्या आपको लगता है मंडल फैमिली सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी वजह से चलती है? बोलिए मत। हम सब भी इस फैमिली का हिस्सा हैं। अगर आप अपनी पोती को भी संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इस एम्पायर को कैसे संभालेंगे? अब ऐसा क्यों नहीं कहते हो? आप मेरे पापा जी को सारा बिजनेस संभालने के लिए दे दो, और आप और आपका बेटा अपनी पोती को ही संभाल लो। वही बहुत होगा।
उस इंसान की बात सुनकर कमलेश जी, रंजन जी, रामिका, शमिक सबको गुस्सा आ रहा था। कमलेश जी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यही सच था कि बड़े-बड़े फैमिली में शाखा परिवार भी होते थे, जो हमेशा हेड फैमिली को उखाड़ फेंक कर उनकी जगह लेने के लिए आतुर रहते थे। वह भी कभी शाखा परिवार से थे और आज वह हेड फैमिली को संभाल रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी पोती की बेवकूफ़ी की वजह से उनकी भी हालत वैसे ही ना हो जाए। वहीं रिया, जो शुरू से ही घमंडी, नकचढ़ी थी, उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। उसके हिसाब से तो मंडल फैमिली उनकी थी। मंडल फैमिली का सारा पैसा उनका ही था। वह फैमिली के अंदर की झगड़ा को कभी नहीं समझती थी। इसलिए वो घमंड से बोली, देखिए चाचा, आपको मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर उस घटिया करण ने मुझसे शादी करने के लिए मना किया? कौन सा उसे लड़के से शादी करने के लिए मारी जा रही हूँ? वैसे भी राठी फैमिली में भी उसकी कोई औकात नहीं है और ना ही वह इतने अमीर है कि मैं उससे जाकर शादी करने के लिए भीख मांगूं। और मैं जिसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, वह कितना पावरफुल है, यह आप नहीं जानते हैं। वो मुंबई की एक बड़ी फैमिली से है। अगर यह बच्चा रहा और उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, तो मंडल फैमिली और भी ऊपर जा सकता है। इसलिए अपना मुंह बंद रखिए। इतना कहकर वह वहां से रूम की तरफ चली गई। पर वो अधेड़ उम्र का इंसान जो शाखा परिवार से था, उसे अपना इंसल्ट फील हो रहा था। इसलिए वह गुस्से से तमतमा गया। एनडीडीएनडीयू। रंजन जी को और भी ज्यादा सिरदर्द होने लगा था। कमलेश जी ने गहरी सांस लिया। वह सबके सामने तो अपनी पोती से कुछ नहीं बोले, पर उन्होंने सोच लिया था कि जब सब चले जाएंगे तो अपनी पोती को वह अच्छा सबक सिखाएंगे। वो कमलेश जी को देखकर गुस्से से बोला, अंकल, क्या आपने अपनी पोती को यही सिखाया है? मुंबई में कितनी बड़ी-बड़ी फैमिलीज रहती हैं। वहाँ के लड़के कभी एक लड़की के साथ, मैंने सुना है उन बड़ी फैमिलीज में कई सारे नाजायज बच्चे भी होते हैं, पर उन्हें किसी की ख्वाहिश नहीं होती है। अगर उसे लड़के को इस बच्चे की फिक्र होती, तो क्या वह रिया से शादी नहीं कर लेता? पर उसने रिया को छोड़ दिया है ना? क्या आपको लगता है वह कभी भी रिया से शादी करेगा? वह तो पता नहीं कितने लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं। और आपकी पोती कितनी बेवकूफ है, जो शादी का सपना सजाकर बैठी है और इस वजह से हमारी फैमिली की बदनामी हो रही है। हमारी शेयर्स गिर रहे हैं। बाकी सबकी भी वही कहने लगे। वो सब भी शाखा परिवार से थे। बड़ी-बड़ी फैमिलीज में कोई एक बिजनेस को नहीं संभालता था, बल्कि उस बिजनेस में बाकी शाखा फैमिलीज भी इन्वॉल्व रहते थे। जैसे इन शाखा फैमिली में से कुछ लोगों के पास मंडल एम्पायर के 1-2% शेयर तो जरूर होंगे, या फिर इनमें से बहुत सारे लोग छोटे पोस्ट पर ही क्यों ना हो, मंडल एम्पायर में इन्वॉल्व थे। अगर इन सब ने गद्दारी कर दी, तो मंडल एम्पायर 15 दिन में ही पूरी तरह से ढह जाएगा। कमलेश जी और रंजन जी ने बहुत मुश्किल से शाखा परिवार को संभाल लिया। उन्होंने बोल दिया कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे और रिया की शादी भी करवा देंगे। कुछ देर बाद शाखा परिवार के लोगों के जाने के बाद कमलेश जी गुस्से से उठे और बोले, उस लड़की रिया को यहाँ बुलाओ। रामिका जी को अपनी बेटी के लिए डर लग रहा था। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर अपने ससुर के आगे कुछ नहीं बोल पाई। स्टाफ ने जाकर रिया को बुला लिया। ओढ़िया में चेंज कर लिया था और फ्रेश भी हो गई थी। वह चिढ़ते हुए उनके पास आई और बोली, क्या हुआ दादाजी? आपने फिर से मुझे क्यों बुलाया? उसने इतना ही कहा था कि कमलेश जी ने एक थप्पड़ उसकी गाल पर जड़ दिया और बोले, बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कब कहाँ क्या कहना चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि हम सब सड़क पर आ जाएं? ऑलरेडी तुमने हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हमारे शेयर गिर रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें उस लड़के पर इतना ट्रस्ट है, तो उसे फ़ोन करके बताओ, अभी आकर तुमसे शादी करके ले जाए। अपने दादाजी की बात सुनकर और थप्पड़ खाकर रिया गुस्से से तिलमिला गई। वह फैमिली में सबकी लाडली थी। आज तक किसी ने भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। पता नहीं क्यों, जब से सबको पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, सब उस पर गुस्सा कर रहे थे, उसे मार रहे थे, उसे डांट रहे थे। क्यों? क्या उन्हें खुश नहीं होना चाहिए कि उसने मुंबई की एक बड़ी रिच फैमिली के बच्चे को अपने गर्भ में लिया है और अब उनकी वारिस को जन्म देने जा रही है? रिया ने अपने दादाजी को देखा, जिनकी आंखें बहुत लाल थी, इसलिए वह थोड़ा डर गई। वह समझ गई कि आज सच में उसके दादाजी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। उसने हाँ में सिर हिला दिया। लड़के को फोन करने के लिए फोन लाने चली गई। देर बाद फोन लेकर सबके सामने आई और उस लड़के को फोन करने लगी। वह कितना भी कोशिश कर ले, वह लड़का फोन नहीं उठा रहा था। जिस वजह से वो आ रही थी, उस लड़के ने पहले से ही कह दिया था कि उसकी एक मंगेतर है, इसलिए वह उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर वह अगर उसके बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो दे सकती है। वह उसे पैसा देगा और उसकी फैमिली को भी बिजनेस में डील देगा। वह किसी और से शादी कर ले और उसके बच्चे को उस लड़के के साथ मिलकर पाले। जब वह बच्चा बड़ा हो जाएगा,
तब वह उसे कुछ प्रॉपर्टीज देगा। पर रिया जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। उसने सोच लिया था, शादी के बाद जब जब वह उस लड़के से मिलने के लिए जाएगी, अपने बच्चों को लेकर ब्लैकमेल करेगी, बाद में फिर वह लड़का अपने बच्चों को देखकर उससे शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। कमलेश जी ने उसे रोक दिया और गुस्से से बोले, बस, मैं समझ गया कि वह लड़का फोन नहीं उठाने वाला है। तुम अपने रूम में जाओ और 1 हफ्ते तक तुम अपने रूम से बाहर नहीं आओगी। अपना फैसला सुनाकर वो वहां से चले गए। रंजन जी भी उसे हिदायत देकर चले गए। तो रामिका जी और शमिक रिया के पास चले गए और उसे समझाने लगे कि दादाजी ने जो कहा है सही कहा है। रिया को गुस्सा आ रहा था। वह बोली, यह सब कुछ उस घटिया करण की वजह से हो रहा है। मुझसे शादी करने और इस बच्चे को नाम देने के लिए तैयार हो जाता तो सब कुछ सही रहता। रामिका जी और शमिक को भी यही लग रहा था। शमिक बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उस लड़के से बदला लूंगा। अपने भाई की बात सुनकर रिया चुप हो गई और रूम में चली गई। सुबह का वक्त। रॉयल रेसिडेंस में करण अभी अभी जिम करके आया था, तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आया। डंपिंग रिश्ता तोड़ने का तीसरे दिन इनाम एक कार, लैम्बोर्गिनी वेनेनो। इस वक्त करविला की पार्किंग स्पेस में रखा गया है और कार की टेबल पर। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर करण पूरी तरह से हैरान हो गया। क्या हो रहा है? क्या पहले भी उसे बुगाटी नहीं मिला था? फिर एक कार क्यों? अगर ज्यादा पैसा मिलता तो वह इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्टमेंट के जरिए दुगना सकता था, या फिर कोई ऐसी स्किल, बिजनेस स्किल या फिर इन्वेस्टमेंट स्किल जो शेयर्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। अगर ऐसी स्किल मिल जाता तो कितना अच्छा होता। छोड़ो, अब जो मिल चुका है उसे तो वह नहीं बदल सकता था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह एक्साइटेड था कि लैम्बोर्गिनी वेनेनो कैसा होगा। उसे ज्यादा रेड, ग्रीन यह सब कलर पसंद नहीं था, और लैम्बोर्गिनी बनाने को उसने पहले भी ऑनलाइन देखा था, और उनमें से ज्यादातर ब्लू, रेड और ग्रीन ही होता था। ब्लैक, सिल्वर, ग्रे ये कलर बहुत कम ही होता था। इसीलिए वह जल्दी से तैयार होकर टेबल से चाबी उठाकर नीचे आ गया। सुहानी आज जल्दी तैयार होकर आ गई थी। वह थोड़ी एक्साइटेड थी अपनी न्यू कार में स्कूल जाने के लिए, इसलिए उसे तो अच्छी तरह से नींद भी नहीं आ रही थी। जब उसने अपने भाई को देखा तो उसने गुड मॉर्निंग विश किया। करण ने उसके बालों को प्यार से सहलाया और बोला, तुम इतनी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो गई हो? सुहानी सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं बस जल्दी उठ गई थी। अभी मैं स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई हूं। करण ने देखा उसकी बहन घर की कपड़ों में थी। वह स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई थी। करण बोला, ठीक है, मेरे साथ बाहर चलो। एक नई कार है जो कल रात को डिलीवर हुआ था, पर तुम सो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया था। नालन। अपने भाई की बात सुनकर सुहानी हैरान हो गई और बोली, पर भाई, हमें और एक कार की क्या जरूरत है? कल ही तो हमने 2 कार खरीदी थी, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। और पहले ही आपके पास एक इतनी महंगी कार भी थी, तो दूसरी कार की क्या जरूरत है? उसकी बात सुनकर करण को समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बहन को क्या कहे। वह अब ये तो नहीं कह सकता था ना कि उसे सिस्टम से यह कार मिला है। अगर वह ऐसा कहता तो उसकी छोटी बहन जरूर उसे पागल समझ लेती। इसलिए वह बोला, इस कार को मैंने बहुत पहले मंगवाया था, क्योंकि यह कार मॉडिफाई होने वाला था, इसलिए इसे आने देर हो गई। इसलिए मैं इस कार के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, और वैसे भी इसे हर वक्त में ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। सुहानी ने भी कुछ नहीं कहा, और उसका भाई जो भी कहता था उसे सब कुछ सही ही लगता था। वह भी एक्साइटेड होकर अपने भाई के साथ बाहर चली गई, यह देखने के लिए कि ये कैसा कार है जो उसके भाई ने पहले मंगवाया था। भाई बहन वहां से गैराज में चले गए। पार्किंग स्पेस में एक मैट ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी वेनेनो किसी ड्रैगन की तरह खड़ा था। वह कार जो इस वक्त बहुत किसी सोए हुए ड्रैगन की तरह लग रहा था। उसे देखकर तो सुहानी हैरान हो गई। उसने कल शोरूम में भी इतना अच्छा कार नहीं देखा था। वो थोड़ी एक्साइटेड थी और लैम्बोर्गिनी वेनेनो छू कर देखने लगी और बोली, भाई, ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कौन सी कार है? साल उसे कार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने तो कल पहली बार शोरूम में इतनी एक्सपेंसिव कार देखा था, और पहले सबसे एक्सपेंसिव कार अपने भाई के पास देखा था, जो बुगाटी था। तभी उसकी नज़र उस लोगों पर पड़ी और उसके ऊपर लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ था। उसे देखकर तो सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। जल्दी से इंटरनेट पर सर्च किया तो कार की कीमत देखकर वह भी हैरान रह गई, क्योंकि कार की कीमत 70 करोड़ था, और मैट ब्लैक तो और भी ज्यादा रेयर था और एक्सक्लूसिव था, और अगर मॉडिफाई किया जाए तो यह और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव हो जाता था। सब कुछ को मिलाकर उसके भाई ने इस कार में पूरे 80 करोड़ खर्च कर दिया था। सुहानी इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, उसकी आंखों में लगभग इस कार को देखकर जो चमक थी वो बिल्कुल नहीं छुप रही थी। करण भी सिस्टम के दिए कार को देख रहा था।
क्या सिस्टम को यह भी पता है कि उसे ग्रीन, रेड कलर पसंद नहीं है? इसीलिए सिस्टम ने ब्लैक वेनेनो उसके लिए भेज दिया है। सिस्टम थोड़ा और रियल नहीं हो रहा है। जो भी हो, उसे तो यह कार बहुत ज्यादा पसंद आया। ये कार तो रिच फैमिलीज के लिए एक स्टेटस का सिंबल बन चुका था। फिर भी बड़े बड़े रिच फैमिलीज के लोग भी इस कार की मैट ब्लैक को खरीदने के काबिल नहीं थे। अभी अभी इंटरनेट से सब कुछ सर्च कर लिया था और उसने यह भी देख लिया था कि इस कार को खरीदना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसका भाई कितना ज्यादा पावरफुल है जो उसने इसे खरीद लिया। वह इस वक्त प्राउड होकर सबको चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी कि देखो, उसका भाई कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। जिसे सब कल तक राठी फैमिली का बेकार बेटा कहते थे और उसे कमतर समझते थे, आज उसका वही भाई सबकी उम्मीद से बढ़कर है। उसे घटिया लड़की प्रिया शर्मा की गाल पर 2 थप्पड़ लगाना चाहती थी। वो अपने भाई की बात को पकड़कर एक्साइटेड होकर बोली, भाई, इस कार में बैठकर देखूं क्या? करण ने जल्दी से चाबी निकाला और बोला, चलो, सोसाइटी में एक राइड के लिए ले चलता हूं। करण ने की प्रेस किया तो लैम्बोर्गिनी वेनेनो का दरवाजा क्लिक के साथ ऊपर की तरफ खुल गया, जैसे किसी पावरफुल ड्रैगन ने अपने पंख फैला दिए हों। करण जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ गया और सुहानी जाकर पैसेंजर सीट में बैठ गई। सुहानी कार के अंदर इधर उधर देख रही थी। उसे यह कार बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा था। ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था उसे, बस इतना लग रहा था, इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। करण ने कार ड्राइव किया तो गार्ड्स ने जल्दी डोर ओपन कर दिया। वो थोड़े कंफ्यूज हैं कि ये कार कहाँ से आया, क्योंकि कार डिलीवर होते हुए उन्होंने नहीं देखा था। फिर भी उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कल ही 2 कार डिलीवर हुआ था और शायद हो सकता है यह कार रात को डिलीवर हुआ होगा जब वह खाने के लिए गए होंगे। उनका 1 घंटे की ऑफ होती थी। करण ड्राइव करते हुए सोसाइटी के बाहर की तरफ चला गया। वहीं इस वक्त कुछ लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, तो कुछ लोग वॉक के लिए जा रहे थे और इस कार को देखकर वह सब जल्दी जल्दी फोटो लेने लगे, क्योंकि इतनी कीमती कार लैम्बोर्गिनी वेनेनो उनकी सोसाइटी में थी। सब बात करने वालों की ये कार किसकी है। वहीं सोसाइटी में अलग जिम भी था। जिस विला में जिम नहीं होता था, वह सब वहां ज्वाइन कर सकते थे। अभी अभी रिनतिका जिम से वापस आ रही थी और वंशिका भी उसके साथ थी। वंशिका जिम जाना तो नहीं चाहती थी, पर रिनतिका उसे हर दिन घसीट कर लेकर जाती थी। दोनों ने लैम्बोर्गिनी वेनेनो को देखा और विंडो नीचे था, इसलिए उन्होंने करण को भी पहचान लिया। रिनतिका बोली, अरे यार, ये बंदा कितना ज्यादा अमीर है। इसके पास इतनी महंगी महंगी कार्स हैं जो मुंबई के बड़े बड़े अमीर फैमिली के पास भी नहीं है। अगर ये लड़का मुझे प्रपोज करे तो मैं जल्दी इसे हाँ बोल दूंगी। वंशिका ने उसे टपली मारी और बोली, कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अगर वह इतना अमीर है, क्या उसके पास पहले से गर्लफ्रेंड नहीं होगी? रिनतिका अपनी सर को सहलाते हुए बोली, क्या पता, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। आज भी तुमने देखा ना, उसके पास उसकी बहन बैठी हुई थी। लगता है वह अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करता है। छोड़, मैं तो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं तेरी तरह, पर चाहे तो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। वंशिका ने गुस्से से उसे देखा और बोली, मैं जा रही हूं, तुम बाद में आ जाना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था, और ये लाली शर्म की वजह से था या गुस्से की वजह से, यह तो वंशिका को ही पता था। वहीं कुछ ही देर में बाकी सबको भी पता चल गया कि वह कार विला नंबर 1 की ओनर का है, जो पहले बुगाटी ला वॉयचर चला रहा था। सब बात करने वालों की बिना नंबर 1 का मालिक कितना ज्यादा अमीर है। कुछ देर बाद करण सुहानी को घुमाकर वापस ले आया और तब तक राइडर भी आ गया था। वह हमेशा की तरह शांत किसी रोबोट की तरह खड़ा था। वह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। करण ने सुहानी को देखा और बोला, तुम अगर चाहे तो दूसरी कार भी ले सकती हो। उसकी बात सुनकर सुहानी बोली, भाई, आप क्या अभी जो न्यू कार थी उसे लेकर कॉलेज जाओगे? करण ने ना में सिर हिला दिया। वो उस कार को लेकर हंगामा करने के लिए कॉलेज नहीं जा रहा था। आज कॉलेज में पहला दिन था, इसीलिए उसे उस कार को चलाने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी वो कभी भी उस कार को चला सकता था। तो सुहानी बोली, तो क्या आज के लिए मैं उस कार से चली जाऊं? सुहानी को उसका इंजीनियर इतना पसंद आया कि वह एक दिन के लिए उसी में स्कूल जाना चाहती थी। करण ने हाँ में सिर हिला दिया तो सुहानी खुश हो गई। दोनों ब्रेकफास्ट करके तैयार हो गए। करण ने जब राइडर को ड्राइव करने के लिए लैम्बोर्गिनी वेनेनो की चाबी दिया, राइडर हैरान रह गया। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, ना ही इमोशन शो किया। वह चाबी लेकर कार स्टार्ट करने चला गया। करण अपने कल खरीदे रेंज रोवर को ड्राइव करके कॉलेज जाने वाला था, क्योंकि वह सबसे नॉर्मल और कंफर्टेबल था। सुहानी अपने भाई के गले लगकर जल्दी जाकर कार में बैठ गई। दोनों कार आगे पीछे सोसाइटी से बाहर निकल गई।